प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में अपनी बात को छोड़ा था। तो आपको आई होप अच्छे से याद होगा कि हमें आज से न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखो चलो सीधा अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? अब डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ये तो आप मान करके चलो, ना ही बुक में क्लियरली लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हमें आनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास इसकी कि वो प्रोसेस जिससे क्या हमें फूड ऑब्टेन करने से, फूड खाने से या फूड प्रोवाइड होने से क्या होता है, हमें हेल्थ और ग्रोथ मिलती है। ठीक है, हेल्थ मतलब हम जैसे हैं वो तो रहे ही रहे, पहली बात। दूसरी बात, ग्रोथ भी तो हो, बड़े भी तो हों। अगर बड़े नहीं हो, हम वैसे के वैसे ही रहें, उतना ही खाएं, उतना ही चले, तो कभी भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। हम बच्चे हैं तो बच्चे के बच्चे ही रह जाएंगे। तो द प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ विच इज प्रोवाइडेड अस बाय हैविंग फूड, खाना खा के। ये देखो ना, मैंने डाला यहाँ पे, केला है, पिज्जा है, ये अपनी देसी इंडिया की जो थाली होती है ना, उसमें सारे सब कुछ है। देखो यहाँ पे, ये रोटी है, ये शायद डोसा है, पता नहीं क्या है, सब कुछ है, आइसक्रीम है। तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे को पता है ये देख करके। वैसे देखो, इसके अलावा अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरह से डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन ये है। और मेडिकल साइंस में देखो हमें क्या कहते हैं कि इन साइंस एंड ह्यूमन मेडिसिन, न्यूट्रिशन इज अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड्स। कि भाई कंज्यूम करें हम फूड को और वो यूटिलाइज हो बॉडी में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर इसके फर्दर हम पढ़ेंगे अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं। और भाई दो चीजें जरूरी हैं, खाएं भी और वो बॉडी में काम आए, कंज्यूम हो और साथ ही साथ में यूटिलाइज हो, किसी ना किसी काम आए। ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान इतना बीमार हो गया है कि वो कुछ खा रहा है और कुछ काम ही नहीं आ रहा उसकी बॉडी में, तो वो फिर पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं होगा। हम कहेंगे कि उसके न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस है बॉडी में, उसमें दिक्कत आ गई है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो चलो सेकंड पेज पर चलते हैं। डेफिनेशन मुझे उम्मीद है नहीं पूछेंगे आपसे आपके टीचर्स, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। तो अब यहाँ कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप प्लीज ध्यान देना, मैं आपको हर स्लाइड पे, हर पेज पे मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली कि क्या चीज हमारी बुक में दे रखी है, क्या चीज एग्जाम में हमसे पूछी जाती है, और क्या हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं समझने के लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं तो किसी टॉपिक को समझने के लिए हमें बाहर से रेफरेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको एनसीईआरटी के बुक के अलावा 5 और तरह तरह की किताबें मिल जाएंगी साइंस की ही। जैसे साइंस की एनसीईआरटी तो है ही, फिर आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मिल जाएगी, फिर आपको साइंस की एवरग्रीन मिल जाएगी, फिर आपको जो है दिनेश मिल जाएगी बायोलॉजी के लिए, फिर उसमें जो फिजिक्स के अपने 4 चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको कोई और बुक मिल जाएगी, केमिस्ट्री के लिए आपको कोई वीके मिल जाएगी, या और भी बुक्स होता ना, मैथमेटिक्स के लिए आर डी शर्मा मिल जाएगी आपको। भाई बेस क्या है अपना? एनसीईआरटी। अपने को समझनी क्या है एनसीईआरटी, बाहर से इधर उधर से थोड़ा रेफरेंस अपन ले सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी कुछ एक रेफरेंस बाहर से लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दो, न्यूट्रिएंट्स जो है बुक में नहीं पूछा, बट हाँ एक रेफरेंस भी। जैसे अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है तो कोई आपसे पूछ ले, अच्छा बताना न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आप बोलोगे साहब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है, वो सोर्स है एनर्जी का जिससे नरिशमेंट होता है। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का एक कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट जिससे हमारा नरिशमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर है, वाटर है, ये सब बचपन से रटते आए होगे आप, याद करते आए होगे। तो इनको भी फिर हमने फर्दर कैटेगरी कर रखी है इनकी भी। अब ये भी बुक में नहीं है, बट एक बार बस आप ये नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि भाई एनर्जी फूड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाने से एनर्जी मिलती है। तो जैसे ग्लूकोज हम पी रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बोलो इंस्टेंट एनर्जी, वो फिर नाम भी देते हैं पावर ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, पता नहीं क्या क्या खाने वाली चीजों के लिए। ग्लूकोज कहते हैं बिस्किट खाओ एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है। बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड तो फिर आपको याद आ गया होगा अपने आप, वो कहते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बोलते हैं प्रोटीन खाओ,
तो प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब वो कैसा न्यूट्रिएंट है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है। और उसके अलावा कुछ मिनरल्स और हमारे पास में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है हमारे पास में प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी, हमारे पास में फूड्स हैं कुछ। प्रोटेक्टिव मतलब जब कहीं चोट लग गई या कहीं पर कुछ बिल्ड करना है बॉडी में, कोई सेल्स बन रहे हैं या नहीं है, जो भी प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं, तो ये कौन से हमारे पास में विटामिन हैं और कुछ एक मिनरल्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में याद रखते हैं। फिर से ध्यान देना, ये बुक में नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो ऐसा भी है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारी बुक में यहां से टॉपिक शुरू है। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? तो मेनली न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स का है। कौन सा है? हमारे पास में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है और दूसरा हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जो हमें पढ़ना है। अब देखना, इसमें फर्दर कैटेगरी होती है, एक आध इनके और कुछ नाम भी होते हैं। जैसे हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फर्दर कैटेगरीज होती हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उसी का एक एग्जांपल होता है। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें बुक में दे रखा है हम उसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो चलो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पहली बात हमें यह समझनी है कि कौन करता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो बहुत ही आसान है, ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे पास में, उसके अलावा कुछ एक प्रोटिस्ट हैं और बैक्टीरिया हैं काफी सारे, जो कि क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं खुद का खाना, खुद से ही बनाते हैं खुद का खाना। जैसे ये खाना किससे बनाते हैं, ये ध्यान देना आप। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लेते हैं ये लोग बाहर से, और फिर एनर्जी लेते हैं बाहर, जैसे सन से ले सकते हैं एनर्जी, या कोई आर्टिफिशियल लाइट से इनको एनर्जी मिल जाती है। और ये क्या करते हैं? इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। और जो प्रोसेस, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, या जो प्रोसेस न्यूट्रिशन का ये फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। या देखो, इसका एक और नाम भी होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पर होलोफिटिक न्यूट्रिशन आपको लिखा हुआ मिल जाए तो। अब चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा। कौन कौन? ग्रीन प्लांट्स ये रहे। फिर ये है हमारे पास में, मेरे को डायग्राम प्रॉपर मिला नहीं तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। जैसे यहाँ लिखा है हमने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया, तो ये एक प्रोटिस्ट है। जैसे मान लो ये अमीबा है, चलो अब ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अमीबा भी ऐसा फैला हुआ सा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ये तो अमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, पहली बात। इसको कोई बैक्टीरिया मान लो, या ये एक बैक्टीरिया है हमारे पास में जिसका नाम होता है प्रोक्लोरोकोकस। इनमें एक बात कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? इनमें से काफियों के पास में क्या होता है? हमारे पास में इनमें काफियों के पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो कि इनको क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। अब आपको समझ में आने लग गई होगी कहानी। यहाँ भी है ग्रीन, देखो यहाँ भी है हमारे पास में, इसके पास ग्रीन। वैसे ये अजीब है, इसको छोड़ो आप। और इसके पास चलो मान लो एक बार के लिए नहीं है ग्रीन, कोई और प्रोटिस्ट होगा वो वाला। ये वाला देखो, ये ग्रीन है, ये असली वाला फोटो है। ये तो फिर भी एनिमेशन वाला है ना, ये असली वाला फोटो है। तो कौन कौन बोला हमने? ग्रीन प्लांट्स, प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया। आपने 9th क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें पहला किंगडम था हमारे पास में मोनेरा किंगडम था, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मतलब सनलाइट से और जमीन में से पानी लेकर के, या आसपास में से ह्यूमिडिटी वगैरह पानी लेकर के, और वहां से एनर्जी लेकर के, और कोई गैस लेकर के, जैसे CO2 लेकर के खुद का खाना बना लेते हैं, जैसा अपन ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। तो बैक्टीरिया पहले किंगडम में आ गए। सेकंड किंगडम में हमारे पास में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा जो है हमारे पास में किंगडम। तो प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, ये जो हमने पढ़े थे ना, वो आते हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोटिस्ट भी हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स। चौथा किंगडम हमने पढ़ा था, तीसरा स्किप किया है अपन ने, तीसरा क्योंकि फंगी होता है। चौथे किंगडम की बात हो रही है। चौथा किंगडम कौन सा होता है? हमें पता है प्लांटी किंगडम। तो उसमें सारे प्लांट्स को हमने रखा है। तो जो सारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? खुद का खाना खुद से बनाते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो खुद का खाना खुद बनाना कौन से मटेरियल से? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच क्रिएट देयर और व्हिच मेक देयर ओन फूड बाय दिस प्रोसेस आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। दोनों में फर्क है। ऑटोट्रोफ्स ये हैं और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम छू नहीं सकते, प्रोसेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आई आपको ये वाली बात? प्रोसेस कोई नाउन नहीं है। तो अब उसके बाद में यहां पर एक वर्ड है इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है अभी हम लोग देखते हैं आगे, बट इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे देखो, फिर है हमारे पास में सेकंड है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
तो ऑटो में खुद का खाना खुद बना रहे हैं, हीटेरोट्रोफिक में खुद का खाना खुद नहीं बना रहे, मांग के खा रहे हैं। तो जैसे जो भी एनिमल्स हैं हमारे पास में, हम हैं खुद, जो बाकी एनिमल्स हैं, या उसके अलावा फंगस है, देखो लिखा है हमने यहाँ पर एनिमल्स, फंगस, फंगी और प्रोटोजोअन्स। काफी सारे मतलब कुछ एक प्रोटोजोअन्स हैं और साथ ही साथ में काफी सारे प्रोकैरियोट्स भी हैं। तो यहाँ चलो सुनो इनका मतलब। एनिमल्स आपको पता है, हम सब ऐसे सारे एनिमल आप देखते ही हो, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, और गाय हो गई, और मकोड़े हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और ये बहुत सारे हैं। फंगी कौन है? ये मशरूम्स खाते हैं ना हम लोग, वैसे मैं नहीं खाता मशरूम्स वगैरह, ये फंगस होते हैं, फंगी। मेरे को याद है कि स्कूल में जब मैं था तो मैं क्या करता था, जैसे समर वैकेशन होती थी या लंबी कोई भी वैकेशन होती थी 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की, तो आदत ऐसी होती थी अक्सर कि बैग लाते थे और बैग को कहीं रख देते कोने में, तो उसमें लंच बॉक्स भी पड़ा रह जाता था। और फिर उसको 15-20 दिन बाद कोई मम्मी बैग खोलती थी तो लंच बॉक्स निकलता था और उसमें फंगस जम गई होती थी अंदर। देखा होगा आपने, खाने का अगर कहीं टुकड़ा छोड़ दो बहुत लंबे टाइम तक तो फंगस है, जिसको हम लोग बोलते हैं फफूंद लग गई है, तो वो फफूंद यही होती है। अब ये फफूंद के साथ में क्या है, अगर हम इनको देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि यार ये कोई प्लांट है, लेकिन ये प्लांट नहीं होती, ये अलग चीज है। कैसे बनती है ये? जैसे मान लो कोई जंगल है या कोई ऐसा जगह है जहां पर क्या हुआ, कोई जानवर मर गया, मान लो कोई घोड़ा कहीं पर मान लो मर गया, वो मिट्टी में पड़ा है, तो अब क्या होगा, उसके ऊपर उसकी यूं समझो डेड जो कंपोनेंट्स हैं उसको कंज्यूम करके या उसके ऊपर कहीं पर मिट्टी आ गई थोड़ी और ये उग जाते हैं। तो इनका मैकेनिज्म प्लांट्स के जैसा नहीं होता, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो ये फंगस है, ये तीसरा किंगडम है। हमने पढ़ा था ना, पहला किंगडम क्या था हमारे पास में, मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है हमारे पास में, फंगस या फंगी, या जिसको माइकोटा भी बोलते हैं हम लोग। तो फंजी किंगडम में आते हैं ये सारे के सारे। और भी ऐसे फोटोज आप देखोगे नेट पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और वो जो फफूंद अपने घर पे लगती है वो भी इस किंगडम में। तो ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते। प्रोटोजोअन्स कौन है? अभी अपन ने पढ़ा था ना प्रोटिस्टा, तो वहां पर हमारे पास में कुछ एक प्रोटोजोअन्स है। तो काफी सारे प्रोटोजोअन्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं, कुछ एक नहीं बना सकते, सिंपल बात हो गई। और उसके बाद में हमारे पास में प्रोकैरियोट्स, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं काफी सारे, वो कैसे होते हैं हमारे पास में, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। ये बहुत ज्यादा याद नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ क्या, ऑब्टेनिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम आउटसाइड बाय so many living organisms is known as heterotrophic nutrition। मतलब जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड रट के जाओ सब कुछ। ये एग्जामिनर ये ध्यान नहीं देगा कि प्रोकैरियोट लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रोटोजोन लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तो हम आपको आपकी अंडरस्टैंड मतलब वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो क्या है प्रोसेस की, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं रेडीमेड फूड, बाहर से बना बनाया फूड। ये पेड़ पे होगा एप्पल, बना बनाया लिया, खट खा लिया। ये आम आया, खोला छीला खा लिया। सिंपल बात है ना, रेडीमेड फूड खा रहे हैं हम लोग। एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद का फूड नहीं बना सकते। जैसे इसमें भी आपने पढ़ा होगा, कैटेगरीज बनाते हैं अपन लोग, लेकिन हाँ यूं बेसिक तो आइडिया ये है कि जो प्लांट्स हैं हमारे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही इकलौते हैं प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी तो बोले मत उनको, तो प्रोड्यूसर्स ही बोलो आप, कि वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज, केवल प्लांट्स वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं होते। ये जो बैक्टीरिया है प्रोक्लोरोकोकस, ये ओशन में मिलता है। आपको जानकर के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ओशन में 60-70% से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन बनाता है ना, वो ये बनाता है बैक्टीरिया। छोटा बैक्टीरिया है, क्लोरोफिल है इसके पास में, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। समझ में आई आपको वाली बात? तो ये लोग बनाते हैं, वो पीछे वाले ऑटोट्रोफ्स वाले, और ये खा लेते हैं, ये कुत्ता होता सब। तो मान लो फिर अगर ये एनिमल बड़े एनिमल छोटे एनिमल को खा जाए, या जो एनिमल्स हैं वो क्या करें, प्लांट्स को खाएं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हम सब किस पर हैं, प्लांट्स पर हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब पढ़ते हैं अपन आगे। सिमिलरली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब हमारा टॉपिक है। क्या कह रहे हैं? दे अंडरटेक फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं। कि इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। वर्ड्स को तोड़ करके समझो। बायो माने क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये लिविंग बींग्स में हो रहा है, मरे हुए में नहीं होता।
समझ रहे हो? ये रिमोट का भले हरे कलर का हो, यहाँ पे इसके बटन ग्रीन कलर के हैं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लेकिन वो प्लांट की जो लीफ है वो ग्रीन है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा फिर। तो बायो क्योंकि लिविंग में है, केमिकल क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ एक केमिकल्स आकर के जुड़ रहे हैं, कुछ एक नया बना रहे हैं। तो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब मेरे को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी पीछे भी हमारे पास में एक वर्ड आया था इनऑर्गेनिक। तो बेसिक सी बात समझना, दो चीजें हैं हमारे पास में, एक है ऑर्गेनिक। क्या होता है ऑर्गेनिक? मतलब कार्बन से रिलेटेड। आप 11th-12th में जाएंगे तो वहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आपकी अलग से होगी, जिसमें कार्बन और उसके हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो मोस्टली वो सारे के सारे हमारे पास में केमिकल स्ट्रक्चर्स या कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। तो मोस्टली उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और हो तो चलेगा, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और भी अगर चीजें हैं, काफी सारी एलिमेंट्स हैं तो चल जाएगा, लेकिन बेसिकली ये दोनों होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में क्या हो गया, जैसे CH4 हो गया, मीथेन हम बोलते हैं। ये जैसे हमारे पास ग्लूकोज में हो गया तो क्या होता है C6H12O6। ऐसे अगर हम शुगर का फॉर्मूला लिखें या ऐसे और भी फॉर्मूला जिनमें दोनों चीजें आ रही हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। बेसिक डेफिनेशन ये है। इनऑर्गेनिक में आप क्या लोगे? तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें दोनों नहीं होते, एक होगा या कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लो NaCl है फॉर एग्जांपल, अब ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है। H2O है, हाइड्रोजन तो है कार्बन नहीं है। CO2 है, कार्बन तो है और हाइड्रोजन नहीं है। दोनों हो, अगर है तो वहां, नहीं है तो यहां। सिंपल सी बात है। अभी आप बस इतना सा याद रखो। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है। क्या मैन्युफैक्चर होता है? ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर होता है। अभी कैसे होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी या विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। कि लाइट है और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, वाटर लेते हैं, कुछ एक मिनरल्स ले लेते हैं, पानी जो भी जमीन में से मिट्टी में से उनको ले लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में फिर क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो है उनका वहां पर एक रिएक्शन होती है केमिकल, जिसको हम बोल रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन है। और उससे फिर क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। हम बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बन जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये एक छोटी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हमारी बुक में एक बड़ी डेफिनेशन दे रखी है। देखो यहाँ लिखा है, मैंने एनसीईआरटी नोटिस किया। आप कोई सी भी एक अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑटोट्रोफ्स जो हैं वो सब्सटेंस को बाहर से अंदर लेते हैं और उनको स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये सारे सारे ऑर्गेनिक हैं। देखो नाम ध्यान दो, ध्यान नाम पे ध्यान। कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ के देखो, कार्बो माने कार्बन, हाइड्रेट्स माने हाइड्रोजन होगा उसमें। तो दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत सिंपल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दी ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ही हैं हमारे पास में, वो क्या करते हैं, दी ऑटोट्रोफ्स, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है हमारे पास में, ऑटोट्रोफ्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑटोट्रोफ्स टेक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सम मिनरल्स फ्रॉम द लैंड and convert it into organic material that is carbohydrates. This process is known as nutrition in plants, या जिसको हम लोग कह रहे हैं photosynthesis। वेरी सिंपल, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए। पढ़ा ही था हमने, न्यूट्रिशन का मेन पर्पस क्या है, हमें एनर्जी मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पर आगे देखो, पॉइंट है अब हमारे पास में, यहाँ ध्यान से देखना है इनको। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। क्या होता है, प्लांट का पहला मोटिव क्या है, या किसी का भी खाना खाया या खाना बना लिया प्लांट ने, बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया अपनी बॉडी में। अब वो प्लांट को भी तो बड़ा होना है ना, उसको भी हाइट्स पे जाना है, उसको भी अपनी
जो ट्रंक है उसको मोटी करना है, बहुत सारे पत्ती आएंगे उसमें, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे, तो वो बड़ा, तो वो खुद उस एनर्जी को थोड़ा पहले क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। लेकिन क्या होगा, फिर भी एनर्जी बच जाती है। जैसे हमारे साथ में भी तो होता है, हम खाना खाते हैं, अगर एक्स्ट्रा खा लेते हैं, और अभी तो सब लोग खाते ही हैं, कोविड पीरियड में घर पे रहते हैं, तो मान लो कि खा लिया ज्यादा हो गया, तो फिर ज्यादा फिर कहां से निकलता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ज्यादा जो है वो स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स, किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। जो कार्बोहाइड्रेट काम में आ गया ठीक है, जो नहीं आया उसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च कहाँ पे होता है, फ्रूट्स वगैरह में भी अच्छा खासा होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। अब मान लो कि काफी दिन फिर ऐसे देखने को मिल गए प्लांट को कि बारिश ही नहीं हो रही, सॉरी धूप नहीं निकल रही, मतलब बारिश हो रही है काफी दिन और धूप नहीं निकल रही, तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस फिर होगा नहीं उनका, तो वो फिर उस वक्त उसको काम में ले लेंगे। या मान लो रात के टाइम कभी उनको जरूरत पड़ गई तो वो उसको फिर काम में ले सकते हैं, ये कहने का मतलब है। सिमिलरली देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, वेयर humans where some energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम भी एनर्जी लेते हैं, तो कुछ एनर्जी जो है उसमें से वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन में। जो काम आ जाती है इंस्टेंट काम आ जाती है, नहीं आती वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में काम आती है, फिर बाद में हम उसको जब चाहें यूज कर लेते हैं। प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च के फॉर्म में, और हम में किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन। ये आपको याद रखना है। फिर अब कह रहे हैं आगे कि प्लांट्स को जो है खुद का फूड बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए कुछ एक चीजों की जरूरत होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 1-2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन। तो पहली चीज है हमारे पास में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। ध्यान हुआ आपको, ग्रीन कलर है इसीलिए। वैसे आपने वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, है ना, लास्ट ईयर था हमारी बुक में वो सेल वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो खैर चलो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, फिर जिनमें क्लोरोफिल होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, जिनमें ग्रीन पिगमेंट है। तो इस तरह से हम लोग करके थोड़ा सा प्लास्टिड्स का जो टॉपिक था, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अपन। इसीलिए कहते हैं पुराना भूलने के लिए नहीं पढ़ते, हमारी टेंडेंसी होती है हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ा याद रखना चाहिए। यहाँ देखो, तो लाइट, इधर नेचुरल सनलाइट और आर्टिफिशियल सनलाइट लाइक फ्रॉम अ लाइट बल्ब, मतलब इसमें सनलाइट वाली लाइट से भी काम चल जाएगा। दूसरा नहीं तो आपने मिस्टर बीन देखा होगा, तो मिस्टर बीन में एक एपिसोड आता है, उसमें वो कद्दू होता है ना शायद, वो कद्दू उगाने का, बड़ा कद्दू उगाने का कंपटीशन होता है, जिसका जितना बड़ा कद्दू होगा फिर उसको उतना ज्यादा प्राइज उसके लिए मिलता है। तो मिस्टर बीन क्या करते हैं, वो पीली पीली लाइट्स लेकर के आते हैं और रात रात भर भी उस प्लांट को लाइट देते रहते हैं ताकि उनका कद्दू फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। देखा होगा आई होप आपने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सनलाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट से भी इनका काम हो जाता है। तीसरा है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, हवा से मिलती है। हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स के किस काम में काम आती है, मतलब किस प्रोसेस में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर देखो आप, वाटर विच द प्लांट्स कलेक्ट थ्रू देयर रूट्स। क्या होता है, पानी आता बारिश से है, जमीन में चला जाता है, फिर वो रूट्स जो है प्लांट की वो उसको वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम प्लांट को ऊपर से पानी डाले भी ना पत्ती पे, तो प्लांट वहां से पानी कभी कंज्यूम नहीं करता। वो उससे बस ये होगा कि अगर धूप बहुत ज्यादा है ना, तो जो प्लांट से इवेपोरेशन हो रहा है, या जो हमारे पास में उसके पोर्स से, गार्ड सेल से जो पानी निकल रहा है और वो इवेपोरेट हो रहा है, उसका रेट स्लो हो जाएगा, मॉइस्चर बना रहेगा उस प्लांट के लिए उस पर। तो ये होता है, बाकी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम ऊपर से पानी डालें और प्लांट ले ले उसको। आगे है हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ एक मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को कहां पर मिल जाते हैं, वो सॉइल में से मिल जाते हैं, पानी के साथ में आ जाते हैं उस प्लांट में। आपने देखा होगा, अपन पढ़ेंगे भी, या 9th में पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत अपन को पढ़ने को हर जगह मिल ही जाता है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे कि मन्योर होता है हमारे पास में, या फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो उनमें दरअसल क्या है, हमारे पास में इस तरह के कुछ एक मिनरल्स हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। चलिए तो फिर
ये चीजें हैं जो प्लांट को चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब अपन बढ़ सकते हैं आगे। तो यहां पर अब अपन आ गए हैं अपने मेन पेज पर। ये पेज पर जो भी लिखा है ये आपको याद करना है। मैं 3 स्टार्स बना रहा हूं यहां पर। अभी तक के मैंने टॉपिक्स में 3 स्टार्स नहीं बनाए होंगे, बट अब से मैं कोशिश करूंगा स्टार्स बना करके आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर देखो, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसके वक्त, इसके होते वक्त ये 3 स्टेप्स होते हैं। ये तीनों बुक में लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 2 मार्क्स का आप इस क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जो प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होता है? लाइट। लाइट के बिना कुछ नहीं होने वाला। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय होम? बाय क्लोरोफिल। यहां लिखा है अपन ने, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहां देखो आप, क्लियर है? क्लोरोफिल का यही काम है, लाइट एनर्जी को लेना, अब्सॉर्ब करना। आगे का फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी आ गई, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। देखो, डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी के हमारे पास में। मैकेनिकल एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है हमारे पास में। वैसे एक लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करें? केमिकल एनर्जी में। अभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ना, अब इसका काम क्या है? इस एनर्जी से करेंगे क्या? देखना क्या करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले स्टेप में क्या किया? सन से एनर्जी ले ली। यहां देखो आप, लाइट एनर्जी को ले लिया, यहां किसी आर्टिफिशियल लाइट सोर्स से एनर्जी को प्लांट के जो भी क्लोरोफिल वाला पार्ट है उसने ले लिया। अच्छा हाँ ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया? अब उस एनर्जी से पहले तो क्या बनाई? केमिकल एनर्जी बनाई, खुद के काम में आने लायक एनर्जी बनाई। फिर उस एनर्जी को का क्या किया? उसकी हेल्प से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। और ये वाटर कहां से आया था? जमीन में से आया था। अच्छा, कैसे आया था? ये सर्कुलेटरी में पढ़ना है अपने को, यहां नहीं पढ़ना। तो यहां इतना पढ़ा फिर अपन ने। फिर थर्ड स्टेप में अपन कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन। अब देखो, रिडक्शन दरअसल कायदे से फर्स्ट चैप्टर में है हमारे। ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बताता हूं, समझना। अगर किसी भी केमिकल हमारे पास में, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, उसमें अगर क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन समझ में आया आपको? ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए आकर के तो ऑक्सीडेशन, या अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा जो है वो रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। या क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इतना सही प्रोसेस है, बाद में इसको केमिस्ट्री वाले चैप्टर में डिटेल में लेंगे। अभी आप याद रखो क्या है। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद करने हैं। अब ये अच्छा क्या कैसे हो रहा है यहां देखो। तो होता दरअसल क्या है, प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ली बाहर हवा से। अभी देखें कैसे लेता है। ली जमीन में से, रूट से पानी लिया, पत्ती में आया, सब कुछ लीफ में आ गया, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये बात हो रही है, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों आए, जुड़े, सनलाइट आई, तो अब क्या हुआ? सनलाइट से जो एनर्जी आई थी वो क्लोरोफिल में गई थी, वहां पे वो कन्वर्ट हुई थी केमिकल एनर्जी में, और वहां पर अपन ने क्या कर दिया था? वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर दिया था, 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया था। हाइड्रोजन अलग हो गई थी, ऑक्सीजन अलग हो गई थी। अब देखना, ध्यान देना, ध्यान देना, इधर फोकस। अभी भी मैंने आपको पीछे बताया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? क्या है ये? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ क्या? पावर ऑफ एनर्जी। वो कौन से एडवर्टाइज में बोलते हैं। तो ग्लूकोज से अपने को एनर्जी मिलती है। अब हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसमें हम खूब सारे हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या होगा? ग्लूकोज बन जाता है। कार्बन था, ऑक्सीजन पहले से था, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने? हाइड्रोजन ला करके ऐड कर दिया, क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। साथ ही साथ में और भी चीजें बनती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स मतलब बनाने का कोई खास इरादा तो नहीं था,
इच्छा नहीं थी लेकिन बन गया। तो क्या क्या बनता है साथ में, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। तो ऑक्सीजन और जो वाटर है वो तो हमारे काम का है ही हमेशा से। ऑक्सीजन तो फिर हम ले लेते हैं सारे एनिमल्स, हा। और अभी तो बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है ऑक्सीजन। और हाइड्रो, ये हमारे पास में वाटर बन गया। वाटर तो वैसे भी यूजफुल है ही। अब अगर आप रिडक्शन देखना चाहो यहां पर, तो रिडक्शन असल में किसका हो रहा है, यहां ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि क्या ऐड हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। और मैंने आपको बोला था कि अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन कम हो जाए, तो ऑक्सीजन कम भी हुआ है। देखना कैसे, यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और कितने ऑक्सीजन है, 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन है। मतलब 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन। मतलब अगर हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएं तो एक कार्बन के लिए कितने ऑक्सीजन है, यहां पर एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो कार्बन भी 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है। इसका मतलब एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो देखा जाए तो कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम हो गया ना, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन ऐड भी हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन निकलने से या उसमें हाइड्रोजन ऐड होने से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये एक डायग्राम में अपने डिपिक्ट कर रखा है। इसको आप इजीली देख सकते हो, कॉपी में चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो कि भाई लाइट एनर्जी सन से मिल गई, और जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से मिल गए, वाटर जो है वो सॉइल से मिल ही गया। और वाटर आता कहाँ से है, आता बारिश से है इन जनरल। और फिर उसके बाद में क्या है कि ग्लूकोज वगैरह जो अदर शुगर्स हैं वो हमें फिर मिलती हैं कहाँ से, लीव्स वगैरह से, या जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं प्लांट के। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होगी। इसको अच्छे से आपको याद करना ही है। और यहाँ पर बुक में आगे थोड़ा और हमें समझा रखा है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो चीजें हैं ये हैं इनऑर्गेनिक। ये कैसी है, ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल कंपोज करना, बनाना ही क्या है, एक तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें प्लांट जो है सनलाइट को लेता है। अब देखो इसके आगे हमने को बुक में क्या बोल रखा है कि देयर आर मेनी टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। क्या होता है, पत्तियां जो है ना हमारी, उन पर बहुत छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं। अच्छा, ये छेद क्या करते हैं सोचो, तो ये छेद दरअसल गैसेज एक्सचेंज करते हैं मैसिव अमाउंट में। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। भाई कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बाहर से अंदर लेनी होती है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा बन जाती है तो फिर उसको अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। तो फिर कुछ रास्ता चाहिए ना, गेट चाहिए, गेट। तो वो गेट क्या है, हमारे पास ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इन पोर्स को हम लोग क्या दरअसल कहते हैं, स्टोमाटा। इसके बारे में भी आई होप आप सब जने डेफिनेटली पहले से जानते हो। स्टोमाटा जो है हमारे पास में वो एक प्लूरल वर्ड है, और स्टोमा सिंगुलर वर्ड होता है ऐसा। तो स्टोमाटा, अब यहाँ पर लिखा भी है हमने कि प्लांट को जब, जैसे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती बाहर से फोटोसिंथेसिस के लिए, मान लो खूब है अभी नहीं चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट क्या करता है, इस पोर को क्लोज कर देता है, ताकि क्या हो कि बहुत मेहनत से जो प्लांट पानी लाया है नीचे, रूट से, स्टेम से, ट्रंक से, इधर से होकर के इतनी मेहनत करके लाया, तो वो सनलाइट से उड़ ना जाए वेपर बन के। क्योंकि ये पोर अगर खुला रहेगा तो पानी फिर बेवजह नहीं तो उड़ जाएगा, फिर प्लांट को नीचे से खींच के लाना पड़ेगा, बहुत मेहनत फिर उसमें हो जाएगी। तो प्लांट उसको बंद कर लेता है। और ये बंद करने का या जो खोलने का काम है ये कौन करता है, ये होता है गार्ड सेल्स की मदद से। यहाँ देखो आप, ये है हमारे गार्ड सेल्स, गॉट इट, दीज आर गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपने को दिखा रखा है कि ओपन और क्लोज्ड। तो ये एक ओपन, ये बीच वाला छेद है दरअसल ये वाला, तो इसको ओपन दिखा रखा है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्लोज्ड हमारे पास में गार्ड सेल दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास में जो है बुक में एक ये डायग्राम दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। अब देखो होता क्या है कि हमारे एग्जाम में हमें इस चैप्टर में से देयर आर हाई चांसेस कि एक डायग्राम बनाने के लिए एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो लेट अस डू वन थिंग कि हम इस डायग्राम को बनाना सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या मतलब है, ये क्या बना हुआ है। तो ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ का। आप एक काम करो, एक कॉपी ले लो खाली एकदम, मतलब एक पेज उसमें खाली ड्रॉ करने के लिए एक ड्राइंग नोटबुक ले सकते हो आप, और अपन इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक लीफ बनानी है हमें,
ये हमने कुछ इस तरह से एक लीफ बना दी। आप आराम आराम से बनाना, इरेजर से इरेज करते हुए बढ़िया एकदम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ये दरअसल प्लांट के पाइप्स होते हैं जो प्लांट्स में फूड को या बाकी चीज़ों को इधर उधर ले जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसका क्रॉस सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव का डायग्राम है ना, तो हमें मान लो यहाँ से इसको कट करना है। इसको मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया, तो हमें देखने को क्या मिलता है, देखो आप। ये इस तरह अपने को कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो वी कैन सी यहाँ पर ये पाइप आ रहा था बीच में से हमारे पास में, जो कि दरअसल एक वस्कुलर बंडल है, इसमें पाइप्स हैं अंदर बहुत छोटे छोटे। और ये यहाँ पर ये मान लो इस तरह से ख़त्म हो रहा है, और ये बाकी स्ट्रक्चर अपन वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें फोकस किस पर करना है वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। हमें ये वाले पोर्शन को ड्रॉ करके देखना है। ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये लीफ को मान लो, ये लीफ है मान लो, तो यहाँ काटा ना, अब यहाँ पे समझो यूँ कटा, तो ये डेप्थ है, ये मोटाई हमें दिख रही है उस लीफ की, तो उसको हम बहुत ज़्यादा जूम करके दिख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या दिखता है। अब ये वाला इतना खास नेसेसरी नहीं है, तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। और अब अपन यहाँ पर अपना मेन डायग्राम बनाते हैं जो हमें बुक में दे रखा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे ऊपर एक लेयर बनानी है इस तरह से। और फिर इसमें नीचे हमें कुछ एक बॉक्सेस बनाने हैं, खूब सारे यहाँ पर बना लो इस तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। इस तरह से आप बना सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर नीचे वाली कुछ एक और बॉक्सेस बनाने हैं। मैं अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, आप भी सिमिलरली कर सकते हो, अच्छा लगता है थोड़ा सा डायग्राम। मान लीजिए इस तरह से आपको ये बड़े बड़े आपको यहाँ पर सेल्स बनाने हैं। और सेल्स तो आपको पता है सिमेट्रिक नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाना शुरू कर दें। फिर इसके नीचे एक और लेयर है हमारे पास में, और वो लेयर कुछ इस तरह के सेल्स हैं। इस पूरे में इनके बीच में जो जगह है ना, जगह जो हम छोड़ रहे हैं वो खाली जगह है इस तरह से। इस तरह से अपन बना सकते हैं। अब ये क्योंकि हैं सारे के सारे सेल्स ही ना, तो इनमें सेल्स की जो बाकी चीज़ें होती है ना वो सब भी हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज जो हमने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, या हमारे पास में इनमें जो है हमारे पास में वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी सारे, तो वो हैं इनमें। और साथ ही साथ में जो हमारे पास मेन चीज़ जो यहाँ पर हमें चाहिए क्लोरोफिल, तो इनमें अच्छा खासा क्लोरोफिल होता है। सिमिलरली इनमें भी हमारे पास में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी क्लोरोफिल है। इसको हमने बना दिया यहाँ पर। इस तरह से। और अगर हम थोड़े से वैक्यूल्स बनाना चाहें तो यहाँ पर बना के देख सकते हैं इस तरह से। खाली जगह है, होती है प्लांट सेल में, आपने पढ़ा होगा। अब उसके बाद में हमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर को एक बार फिर से बनाना है, और उसके लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर ये बॉक्सेस बना लेते हैं अपन कुछ एक। थोड़ी जगह छोड़नी है हमें इसके बीच में, यहाँ पर भी थोड़ी जगह हम छोड़ सकते हैं। आगे कंटिन्यू हो रहा है ऐसा मान सकते हैं हम लोग। और फिर से ऊपर वाली लेयर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यूँ,
और यूं कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पर। और अब आप सोचेंगे सर ये जगह आखिर खाली क्यों छोड़ी। तो पहले तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये भी क्योंकि सेल है तो इसमें भी सेल ऑर्गेनेलीज होगा, न्यूक्लियस होगा, बाकी चीज़ें होंगी। सेंटर में नहीं होगा, बल्कि साइड में होगा, कहीं पर भी होगा, उस पर अभी अपन ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और ये हमने जो खाली जगह छोड़ी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये सेल हैं हमारे पास में, आपको याद आया कौन से, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स हैं और ये बीच में स्टोमाटा है, ये पोर है हमारा जिसकी हम बात कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी होगा और सेम यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। अब वो खुला है कि बंद है, अब इस डायग्राम में मत ध्यान देना आप। ऊपर भी बना सकते हो, ऊपर, लेकिन आप देखोगे ना बुक वगैरह में कम दे रखा होता है, और उसका रीज़न ये होता है स्टोमाटा नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है। मेजॉरिटी प्लांट्स में नीचे लीफ के, पत्ती के नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, ताकि वही बात है ना कि पानी का लॉस कम हो। अब उसके बाद में ये जो गोला हमने नहीं बनाया ना, ये गोला मैं एक बार बनाता हूँ, यहाँ पर वाइट से बनाते हैं इसको, इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग सुंदर दिखाने के लिए। अब सिमेट्रिक तो नहीं होगा वो, ये तो मान के चलो आप, ये गोला हमने मान लो वापस से सर्कल बना लिया। अब हम इनका नाम दे देते हैं चीज़ों को थोड़ा बहुत, और इस गोले में क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें छोटे छोटे पाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो अपन 2 कलर से बना लेते हैं उन पाइप्स को। जैसे एक ऑरेंज मान लो, पाइप मतलब कौन से होंगे, एक होता है हमारे पास में पैरेन्काइमा, सॉरी, एक होता है हमारे पास में जाइलम, और दूसरा होता है हमारे पास में कौन, फ्लूएम। समझ गए आप जाइलम फ्लूएम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी नहीं तो बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। ये वाला गोला अपने को बुक में नहीं बना करके दे रखा है, लेकिन अपन ने बनाया फिर भी यहाँ पर, अभी समझ जाओगे आप क्यों। एक मान लेना, कोई ग्रीन वाला मान लो जाइलम है, ऑरेंज वाला मान लो फ्लूएम है, ऐसा मान लो आप। अब क्या है यहाँ पर पूरा अपन समझते हैं। ये पत्ती का ऊपर वाला सरफेस है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, और इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, कुछ एक नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं उस डायग्राम में, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये है वैक्सी क्यूटिकल, ऊपर वाली लेयर, और ये वाली नीचे वाली लेयर भी जो है ग्रीन वाली, ये भी कैसी है, वैक्सी क्यूटिकल। इसका नेचर कैसा होता है, पानी से डरने वाली होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डर लगता है इसको, पानी रुकता नहीं है। आपने नोटिस किया होगा पत्ती पर पानी रुकता नहीं है, फिसल के नीचे चला जाता है। तो सिमिलरली इसका नेचर है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में कुछ एक सेल्स हैं हमारे पास में यहाँ पर। तो ये क्या है, अपर एपिडर्मिस इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला डर्मिस। डर्मिस मतलब स्किन होता है एक तरह से, तो ये ऊपर वाली एपिडर्मिस हो जाती है। सिमिलरली ये नीचे वाली क्यूटिकल लेयर है हमारे पास में वैक्सी क्यूटिकल, और फिर उसके ऊपर वाली ये क्या है हमारे पास में, अपर एपिडर्मिस। आप यहाँ पर देखो इस चीज़ को, ये इसको दिखा रखा है यहाँ जूम करके इन्होंने, और ये जाइलम फ्लोएम भी इसमें दिखा रखा है इन्होंने, लेकिन आप यहाँ नोटिस करो ये ऊपर वाली लेयर कौन सी है, वैक्सी क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मिस है। थोड़ा शेप अलग कर रखा है इन्होंने, बड़ा सा वैक्यूल भी बना रखा है उसमें। सिमिलरली ये नीचे हमारे पास में एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, और नीचे वाली वैक्सी क्यूटिकल है, और साथ ही साथ में गार्ड सेल्स दे रखे हैं हमारे पास में। ये रहा गार्ड सेल, यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर अपने को बना करके दिखा रखा है, और यहाँ पर एयर स्पेसेस दे रखे हैं बीच में, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमें दिखा रखा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हैं हमारे पास में एयर स्पेसेस, खाली जगह। अच्छा, एयर स्पेस की क्या ज़रूरत है अभी मैं बताता हूँ। ये एयर स्पेसेस हो गए। ये जो सेल्स हैं हमारे पास में, इनको दरअसल पेलिसीड पैरेन्काइमा बोलते हैं हम लोग। तो पेलिसीड की आई होप स्पेलिंग सही है, पेलिसीड पैरेन्काइमा। आपने लास्ट ईयर उनके बारे में पढ़ा था, टिश्यूज़ के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो भी 9th में हमने काफ़ी सारे पढ़े थे। सिमिलरली उनमें से ये एक लेयर है, और साथ ही साथ में ये वाली जो है ना हमारे पास में, ये है हमारे पास में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मैं केवल स्पॉन्जी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इतना सारा पोर्शन है, उसको मैं स्पॉन्जी लिख रहा हूँ, पैरेन्काइमा तो सेम चलेगा ही। ठीक है, स्पेलिंग माइंड मत करना, हो सकता है कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, बायोलॉजी में टिपिकल स्पेलिंग्स होती हैं। और ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, इनकी मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे चाहिए तो आप इनके वैक्यूल ज़रूर से बना देना बुक में, क्योंकि बहुत सारे बना रखे हैं उसने। मैंने वैसे सेल ऑर्गेनेलीज इसीलिए आपको बोला था कि ज़्यादा नहीं बना रहे अपन, बस एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ होते हैं इसमें सेल ऑर्गेनेलीज। अब होगा क्या, यूँ समझो, इनमें से मान लो मैंने इस वाले पाइप को बोला है जाइलम, और यहाँ पर ग्रीन वाले को मैंने बोला मान लो फ्लोएम।
तो होगा क्या कि जाइलम रूट से पानी लेकर के आएगा, तो पानी को अपन एज ऑलवेज ब्लू बना लेते हैं। तो यहाँ पे पानी आएगा यहाँ पे जाइलम से, और ये पानी जो है यहाँ पर हमारे स्पेसिस में आ जाएगा। अब ये पानी कहाँ जाएगा, हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास में जाएगा, क्लोरोफिल के पास में जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पर है, ये जो ग्रीन ग्रीन हमने पिगमेंट बनाया है, यहाँ पर भी खूब सारा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इनमें क्लोरोफिल है। ये पानी यहाँ तक जाएगा अंदर, और यहाँ से ऊपर से क्या आएगी, हमारे पास में सनलाइट आएगी। तो सनलाइट की हेल्प से, उस एनर्जी की हेल्प से क्या होगा, इस पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाएगा, हाइड्रोजन अलग कर दी जाएगी, ऑक्सीजन अलग कर दी जाएगी। अब आप समझो कि मान लो हमारे पास में यहाँ पर बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी अबंडेंट में, CO2 गैस। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन समझा था अपन ने, कल भी समझा था पिछली क्लास में। तो डिफ्यूजन से ये गैस जो है यहाँ ज़्यादा है, मान लो यहाँ कम होगी, तो यहाँ से ये स्टोमाटा से अंदर चली जाएगी, यहाँ से ये गैस अंदर चली जाएगी, या ऊपर से ये गैस अंदर आ जाएगी। अब ये गैस अंदर आएगी तो ये गैस भी कहाँ जाएगी, सारे के सारे कौन सी जगह है हमारे पास में, ये है हमारे पास में क्लोरोफिल जो है, उसके पास में ये गैस चली जाएगी। क्लियर हो रही है आपको ये बात। अब वहाँ पर वो सारी तीनों स्टेप्स जो हमने पढ़े थे वो होंगे, वो स्टेप्स होंगे, तो वहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर तो मान लो वापस यहीं आ जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो ग्लूकोज को हम लोग बना लेते हैं, चलो ऑरेंज से बना लेते हैं एक बार के। तो मान लो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े यहाँ पर बन गए हैं, इतने बड़े नहीं बनेंगे, वो तो ऑब्वियस बात है। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हमारे पास में फ्लोएम है, इसकी हेल्प से इस प्लांट के बाकी पार्ट्स में चले जाएंगे। ये फ्लोएम खाना ले जाने का काम करता है, तो फ्लोएम उनको कहीं और ले जाएगा। और साथ ही साथ में हमारे पास में एक और गैस बन रही है, और वो गैस कौन सी है, वो गैस है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अब हम किस कलर से बनाएं, कुछ बचा नहीं अपने पास कलर, वाइट से बना लेते हैं चलो। तो यहाँ पर मान लो ये ऑक्सीजन आ गई खूब सारी, O2 गैस। अब अंदर मान लो O2 बहुत ज़्यादा है और बाहर O2 कम है, तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ वो आ जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा। अभी जो भी मैंने ये सारे तीरों के निशान बनाए, एरोज जो बनाए सारे के सारे, ये एरोज आपको नहीं बनाने हैं, ये बात आप लोग प्लीज से ध्यान देना। आपको केवल और केवल जो है ये जो बेसिक डायग्राम था, और बेसिक भी आप यूं कर सकते हो, बुक वाला आप बना सकते हो, एयर स्पेसेस और बाकी सारा अपन को ये डायग्राम यहाँ पर बुक में देखने को मिल ही जाता है। क्लियर है आपको वाली बात। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एक आध एक्टिविटी दे रखी है उसको समझेंगे, फिर अपन देखेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और फिर फाइनली अपन ह्यूमन में न्यूट्रिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर से हमें बताइएगा, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, सबका नाम रोशन कीजिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।